तो स्टार्ट करते हैं दोस्त आज के हमारे सेशन को। तो कल तक हमने क्या पढ़ लिया था, पूरा हमने ग्लोब देख लिया था, लैटिट्यूड्स देख ली थी, लॉन्गिट्यूड्स देख ली थी। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। आज हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे दोस्त, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, एनिमेटेड तरीके से सोलर सिस्टम कवर कराया जाएगा, तारे कैसे बनते हैं, ठीक है, सुपरनोवा क्या होता है, ब्लैक डार्क है ना, ब्लैक डार्क क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, हर एक चीज़ को दोस्त यहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं। तो कल की क्लास आई गई आप लोगों ने देखी होगी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, जो हमारी इंटरनेशनल टाइम जोन रेखा हो गई है ना, ये और प्राइम मेरिडियन हो गई, इनको कल हमने कर लिया था कवर, कल मीन्स परसों किया था। अब ये क्लास हम डेली बेसिस पे यहाँ पे स्टार्ट रखेंगे। ओके, ब्रह्मांड, सबसे पहली चीज़ तो ब्रह्मांड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें दोस्त एग्जिस्ट करती हैं, चाहे कोई छोटी सी चीज़ हो या कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, हर एक चीज़ दोस्त यहाँ पे ब्रह्मांड के अंदर आती है। छोटी सी सुई से लेकर, चाहे वो हमारा हिमालय पर्वत हो या फिर चंद्रमा पे कोई हमारा पर्वत हो या फिर मंगल ग्रह पे हो, निक्स ओलंपिया हो, ठीक है, हर एक चीज़ दोस्त ब्रह्मांड के अंदर एग्जिस्ट होती है। तो छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ दोस्त यहाँ पे मिलकर ब्रह्मांड के अंदर आती है। अब ये ब्रह्मांड है क्या, ठीक है, क्या ब्रह्मांड अभी आया, क्या बहुत पहले आया? तो देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे लोगों में क्यूरियोसिटी बनी हुई है, और आज भी आप देखोगे कि ये क्यूरियोसिटी जो है वो कम नहीं हुई है, ठीक है। नासा हो गए, हमारे इंडियन का हो गया, तो बहुत सारे दोस्त अलग अलग देश हैं जहाँ पर अपनी अपनी एक संस्थाएं बना के रखी हुई है पता करने के लिए कि ब्रह्मांड की एक्चुअल में उत्पत्ति यहाँ पे हुई कैसी है। तो ये जो क्यूरियोसिटी थी वो एंशियंट टाइम से ही दोस्त यहाँ पे चलती हुई आ रही है। एंशियंट टाइम में मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे क्या हुआ था कि जब एंशियंट टाइम में जब जोग्राफर्स हुआ करते थे तो वो भी अपनी अलग अलग परिकल्पना करते थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं टॉलमी, तो टॉलमी ने क्या किया था, एक जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। इस जियोसेंट्रिक थ्योरी में उन्होंने टॉलमी ने ये बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जितने भी जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हैं, ठीक है। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, जियोसेंट्रिक, ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी टॉलमी के द्वारा दी गई, ठीक है भाई। चलो, उन्होंने यहाँ पे थ्योरी दे दी। अब आगे जाते हैं, ठीक है, इस थ्योरी को सही माना गया। आगे जाके दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी हमारी केंद्र में नहीं होती है, पृथ्वी कहाँ होती है दोस्त, ब्रह्मांड, पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में होता है। पृथ्वी, चंद्रमा और जितनी भी चीजें दोस्त दुनिया ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी दोस्त यहाँ पे सूर्य के चारों ओर का चक्कर काटती हैं। तो इस थ्योरी को नाम दे दिया उन्होंने, कौन सा थ्योरी, हमारा यहाँ पे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। तो अलग अलग थ्योरीज आपको अलग अलग जोग्राफर्स ने यहाँ पे दी। हो सकता है प्रीलिम्स में वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो प्लीज आप इनका नाम याद रखिएगा, कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, ठीक है। पूछ ले आपसे जियोसेंट्रिक थ्योरी, तो टॉलमी ने आपको यहाँ पे जियोसेंट्रिक थ्योरी यहाँ पे दी थी, ठीक है। अब इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग देख लिया आपने कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में तो कुछ नहीं बताया इन्होंने, सीधा सीधा उन्होंने ये बोला कि ब्रह्मांड में केंद्र में कौन है और कौन किसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति बेसिकली हुई कैसे थी, ठीक है। आज हम जो देख रहे हैं ब्रह्मांड, ये बना कैसे है दोस्त यहाँ पे। तो जिस तरह से दोस्त यहाँ पे कॉपरनिकस और टॉलमी ने अपनी अलग अलग थ्योरीज, और इन थ्योरीज को और हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, अवधारणाएं दी थी, उसी तरह से दोस्त यहाँ पे उत्पत्ति को लेकर भी अलग अलग अवधारणाएं सामने आई, ठीक है। किसी वैज्ञानिक ने कुछ चीज कही, पर जो सर्वमान्य सिद्धांत रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, वो रहा है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या थी बेसिकली आपको बताऊं, इस इमेज को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें दोस्त यहाँ पे पहले थी, दुनिया ने ब्रह्मांड में, वो सारी की सारी एक पिंड में हुआ करती थी, ठीक है। एक पिंड था, बहुत बड़ा, बहुत विशाल पिंड होता था, जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो उस पिंड में थी। अब क्या हुआ, जब सारी की सारी चीजें थी, उसमें बहुत सारे गैस थे, बहुत सारे पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो वो आपस में टकरा रहे थे, इतने ज्यादा टकरा रहे थे कि उनमें फिर घर्षण उत्पन्न हुआ, और जब वो घर्षण होता है दोस्त, तो बहुत बड़ा दोस्त यहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। तो आज से ये लगभग 14.9 अरब वर्ष पहले इस जो ब्लास्ट हुआ, और इसी ब्लास्ट को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, या इसको हम बोलते हैं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी क्यों कहा जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। डॉपलर का सिद्धांत क्या था, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज भी आप देखोगे ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। कैसे विस्तार हो रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि विस्तार हो रहा है, वो चीज भी अभी आपको मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है, विद एनिमेशंस के थ्रू। ओके,
तो बिग बैंग थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि आज से लगभग बहुत साल पहले 14.9 या 15 अरब वर्ष पहले सारे के सारे पदार्थ एक ही जगह पे एकत्र हुआ करते थे, ठीक है। इनमें ऊष्मा बढ़ी, ऊर्जा बढ़ी, और इस ऊर्जा के कारण यहाँ पे क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, और इसी विस्फोट को बोला जाता है दोस्त यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। और कब हुआ था, 15 अरब वर्ष पहले। और जब ये विस्फोट हुआ तो जितनी चीजें दोस्त इसमें एग्जिस्ट करती थी वो बहुत दूर दूर तक फैल गई। यहाँ आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पहले सारी चीजें एक साथ थी, ठीक है, पूरी। अब जैसे विस्फोट होता है तो ये चीजें बिल्कुल पूरी दूर दूर तक फैल जाती है। गैस हो गए, पार्टिकल्स हो गए, टुकड़े हो गए, सारी चीजें बहुत दूर फैल गई। अब जब दूर फैली तो ये एक्सपेंड हुआ ना, ठीक है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग थ्योरी के नाम से भी दोस्त यहाँ पे जाना जाता है। अब बाद में जब ये चीज़ें दूर दूर फैल गई, इसमें देखो बहुत सारी गैसेस भी थी, बहुत सारे पार्टिकल्स भी थे, ठीक है। अब कैसे निहारिका बनी, गैलेक्सीज बनी, वो चीज़ भी अभी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ओके, तो आई गेस आपको बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ सभी को? जय हिंद एवरीवन। बिग बैंग को लेकर किसी का कोई डाउट तो नहीं है? आज भी ये एक्सपेंडिंग जारी है, आज भी आप देखोगे तो ये अभी भी फैल रहा है। ओके, आज बहुत मज़ा आएगा दोस्त। एनिमेशन के साथ हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरी चीज़ें एनिमेशन के थ्रू करेंगे। ओके, थैंक यू। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? मैंने तो ऑफ करके रखा है, कहाँ से आ गया? बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? क्लियर है ना? एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट। आज मैं इसका इको चेक करवा लूंगा, डोंट वरी, नॉइस नहीं आएगा। सो नाउ क्लियर ना? अब नहीं आएगा ऑडियो, अब नहीं आएगा। अब क्लियर रहेगा। सो अब क्लियर है? अब क्लियर है? राहुल, शिवम, ओके, थैंक यू। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक्सपेंड किस तरह से कर रहा है ये। ओके, आगे देखते हैं हम यहाँ पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर अब हमने ये देख लिया था कि बिग बैंग थ्योरी हुई लगभग आज से 14.9 अरब वर्ष पहले, ठीक है, एक ब्लास्ट हुआ। अब ये जो ब्लास्ट हुआ तो इसको एक्सपेंडिंग थ्योरी भी कहते हैं। एक्सपेंडिंग थ्योरी के बाद दोस्त एक आता है हमारा डॉपलर विस्थापन। डॉपलर विस्थापन क्या होता है, ठीक है, इस चीज के बारे में समझिए। डॉपलर विस्थापन में दोस्त इन्होंने ये बोला कि एक डॉपलर ही थे, एक बहुत बड़े जोग्राफर्स थे, इन्होंने ये बोला कि जितनी भी जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर की तरफ भाग रही हैं, ठीक है, और दूर भाग रही हैं हर आकाश गंगा। तो लोगों ने पूछा डॉपलर से कि आप कैसे कह सकते हैं कि डॉपलर से कि हर आकाश गंगा एक दूसरे से दूर भाग रही है, कुछ आकाश गंगा एक दूसरे के पास में आ रही हैं। तो डॉपलर ने बोला कि आकाश गंगा से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर या हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में, मिल्की वे में जो प्रकाश आता है, उससे हम कह सकते हैं कि ये जो आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं और पास जा रही हैं।
तो इन्होंने क्या किया, डॉपलर ने, जो दूसरी आकाशगंगा से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर या हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा पर आता था, उसको स्पेक्ट्रम यहां पे नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रम। इन्होंने बोला कि जब कोई आकाशगंगा, ठीक है, जब कोई आकाशगंगा हमारी पृथ्वी या हमारी मिल्की वे जो आकाशगंगा है ना, उससे दूर जाती है, तो वहां पर लाल कलर की दोस्त यहाँ पे किरणें आती हैं, या लाल कलर का, रेड कलर का स्पेक्ट्रम आता है जब दूर जाती है। और जब पास में कोई हमारे आकाशगंगा आ रही है, ठीक है, हमारी मिल्की वे की तरफ, तो उसमें वायलेट कलर के दोस्त यहाँ पे स्पेक्ट्रम आता है। वायलेट मतलब कि बैंगनी कलर की किरणें आती हैं। इसी सिद्धांत को डॉपलर के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आप लोग घर पे गैस चूल्हा जब जलाते होगे तो आपने देखा, जब हम गैस चालू करते हैं, पतीली रखते हैं गैस के ऊपर, तो ऊपर तरफ से आप देखोगे हमेशा रेड कलर की लौ होती है। ठीक है, रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, दूर जाने वाला। और जबकि आप देखोगे पास में, तो आपको वायलेट कलर और येलो कलर आपको दिखेगा, जो बिल्कुल गैस के यहाँ पे, हम चूल्हे के यहाँ पे जलाते हैं। ठीक है, तो यही डॉपलर का सिद्धांत मुख्य रूप से यहाँ था कि अगर कोई आकाशगंगा पास की तरफ आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वायलेट और रेड कलर, क्या रेड कलर नहीं, वायलेट और हल्का सा येलो कलर टाइप दिखेगा। और यदि कोई दोस्त आकाशगंगा दूर हमसे जा रही है, तो वो रेड कलर दोस्त यहाँ पे इंडिकेट करेगी। तो यही दोस्त यहाँ पे छोटा सा एक डॉपलर का यहाँ पे सिद्धांत था। उन्होंने इसी सिद्धांत के माध्यम से ये कहा है, जो किरणें आती थी वो क्या हुआ करती थी, स्पेक्ट्रम का। उन्होंने स्पेक्ट्रम अलग से कुछ नहीं, एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में जो प्रकाश या जो किरणें जाती हैं उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि आकाशगंगा एक दूसरे के पास में जा रही हैं और एक दूसरे से या फिर क्या हो रही हैं, क्लोज आ रही हैं। अब इसके बाद आता है दोस्त हमारा हिग्स बोगस का सिद्धांत। देखिए दोस्त, हिग्स बोगस क्या होता है, इस चीज को समझो। अब जितने भी ज्योग्राफर्स रहे, वैज्ञानिक रहे, उनमें इतनी क्यूरियोसिटी थी, समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे पता करूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। मान ही नहीं रहे थे, करना था पता। उन्होंने बहुत सारी चीजें जतन कर ली। जब सारे जतन उन्होंने कर लिए, तो उनको पता चला कि बिग बैंग की जो थ्योरी हुई थी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे के सारे जब पार्टिकल्स आपस में चिपक गए, घर्षण यहाँ पे होने लगा, तो ब्रह्मांड बना। उन्होंने कहा क्यों ना एक बार हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लें इसी तरह से। तो भाई माने नहीं, ठीक है। अब इन्होंने जो प्रैक्टिकल यहाँ पे किया, ब्रह्मांड में जो आज से लगभग 14.9 अरब वर्ष पहले हुआ था, वो प्रैक्टिकल दोस्त यहाँ पे करने की कोशिश की गई। इसी प्रैक्टिकल को दोस्त यहाँ पे हिग्स बोसन के नाम से जानते हैं। बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो उस समय जितने भी जो पार्टिकल्स हुआ करते थे, ठीक है, इन्होंने वो सारे के सारे पार्टिकल्स को एक कोलाइडर में डाला। ठीक है, कोलाइडर मतलब कि दोस्त लगभग 27 किलोमीटर के आसपास का एक पूरा का पूरा दोस्त यहाँ पे टेस्ट ट्यूब टाइप का एक कोलाइडर था। ठीक है, बड़े बड़े से दोस्त यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी वो थी, क्या कहते हैं, कोलाइडर्स बने हुए थे, पाइपलाइंस बनी हुई थी। और पूरा का पूरा जो आपको जो सर्किल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये लगभग 27 किलोमीटर के आसपास का था। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, विस्फोट करने की दोस्त यहाँ पे कोशिश की। तो वही विस्फोट जो बिग बैंग थ्योरी में हुआ था आज से लगभग 14.9 या 15 अरब वर्ष पहले। ठीक है, इन्होंने उन्हीं पार्टिकल्स को उतनी ही स्पीड में दोस्त यहाँ पे रोटेट किया जिस समय ये चीज हुई थी। तो इस चीज से दोस्त यहाँ पे इन्होंने सिद्ध भी कर दिया हिग्स बोगस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी वो बिग बैंग के थ्योरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हुई थी। तो जब इन्होंने इस टेस्ट को यहाँ पे किया, तो इन्होंने देखा कि लिटरली वो सारे के सारे जो पार्टिकल्स थे एक दूसरे से दूर और ब्लास्ट होने के कैसे हो गए थे, क्योंकि इन्होंने इतनी ही ऊष्मा और ऊर्जा दोस्त यहाँ पे उत्पन्न यहाँ पे कर दी थी। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ सकता है कि जो हिग्स बोसान होता है या गॉड पार्टिकल जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को बता सकते हो कि ये एक प्रयोग था जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी इसको पता करने के लिए ये किया गया था। ओके, अब बात करते हैं दोस्त खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो चुकी है, अभी हम न्यायिका की उत्पत्ति करेंगे, प्लैनेट्स की उत्पत्ति करेंगे, हर एक चीज को दोस्त अभी हम इन्वेंट करने वाले हैं, धीरे धीरे हम कर रहे हैं। सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडीज देख लीजिए, खगोलीय पिंड बेसिकली होते हैं क्या। ठीक है, हर एक चीज, ठीक है, जो ब्रह्मांड में आपको दिखाई पड़ती है, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, धूमकेतु हो, हर एक चीज जो होती है ब्रह्मांड में, वो सारी की सारी दोस्त हमारी क्या कहलाती है, सेलेस्टियल बॉडीज, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं खगोलीय पिंड। जितनी भी चीजें दोस्त यहाँ एग्जिस्ट करती है ब्रह्मांड में, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। अब देखिए सेलेस्टियल बॉडीज के बाद जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी आकाश गंगा क्या होती है। बहुत नाम सुना है इसका, आकाश गंगा का, मिल्की वे का काफी ज्यादा नाम सुना है। बेसिकली मिल्की वेज होती क्या है, कैसे बनती है, इनके बारे में दोस्त मैं अब आपके लिए बताता हूं। देखिए, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जब बिग बैंग ब्लास्ट हुआ,
तो जितने भी जो पार्टिकल्स पहले एक पिंड में हुआ करते थे, ठीक है, वो दूर दूर भागे, ठीक है। अब उनमें बहुत सारी गैसेस भी थी, बहुत सारे अदर पार्टिकल्स भी थे, तो वो दूर दूर भागने लगे एक दूसरे से, तो एक्सपेंड होने लगे वहां पे। अब कुछ बादल दोस्त, कुछ गैस के ऐसे बादल भी थे, वो आपस में दोस्त यहाँ पे मिल गए, ठीक है। और धीरे धीरे दोस्त क्या होने लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो आपस में ही बंध गए और रोटेट होने लगे वो एक ही जगह। तो इनको दोस्त यहाँ पे हम आकाशगंगा या गैलेक्सीज यहाँ पे नाम दे देते हैं। अब देखिए हुआ क्या, जितनी भी जो गैलेक्सीज होती हैं, जो आकाशगंगा होती हैं, उनमें लाखों करोड़ों और अरबों तारे होते हैं। जैसे कि हमारा सूरज है, तो ऐसे अरबों तारे आपको गैलेक्सीज में मिलेंगे। अब ये जो गैलेक्सीज थी, ये बनी कैसे? इन गैलेक्सीज का सबसे बड़ा दोस्त कारण ये था बनने का, गैस, ठीक है। और मुख्य रूप से कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। इस कारण से दोस्तों यहाँ पे गैलेक्सीज का बनना धीरे धीरे शुरू हो गया, ठीक है। तो गैलेक्सीज बेसिकली क्या थी? हजारों और लाखों तारों को दोस्तों यहाँ पे मिलाकर हम गैलेक्सीज कहते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ? तो जब यहाँ पे बिग बैंग होता है, बिग बैंग की घटना होती है, तो जितने भी जो गैस थे, जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स थे और अदर पार्टिकल्स थे, वो आपस में किसी एक ग्रेविटेशनल फोर्स के रुख के तहत जुड़ गए और दोस्त अपनी जगह पे दोस्त धीरे धीरे वो रोटेट होने लगे। तो उनको दोस्त यहाँ पे हम क्या कहते हैं? गैलेक्सीज का नाम देते हैं। गैलेक्सीज जो होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की दोस्त आपको गैलेक्सीज देखने के लिए मिलेंगी। कितने प्रकार की होती है दोस्त? यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। जैसे कि मैं आपको अपनी पृथ्वी का बताऊं या अपने सोलर सिस्टम का बताऊं, तो हमारे जो ब्रह्मांड है, ठीक है, हमारा ब्रह्मांड नहीं, सॉरी, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, वो मिल्की वे गैलेक्सी में दोस्त है। मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं, ये एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं गैलेक्सी के, एक स्पाइरल होता है, एक इर्रेगुलर यहाँ पे होता है, और एक एलिप्टिकल होता है ना। स्पाइरल सर्पिला आकार, एलिप्टिकल मतलब कि अंडा आकार, और दोस्त इर्रेगुलर मतलब कि जिसका कोई निश्चित आकार ही नहीं है, ठीक है। 3 तरह की गैलेक्सीज होती हैं। तो ये है दोस्त हमारे गैलेक्सी, ठीक है, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अब गैलेक्सीज में कुछ चीजें दोस्त आपको और डिटेल से बताता हूं, बड़ा मजा आएगा, गौर से सुनिएगा दोस्त। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। समझिएगा गैलेक्सी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए गैलेक्सीज के। 1 मिनट रुकिएगा, कचरा गाड़ी निकल जाए। क्लियर हो गया ना गैलेक्सीज का? आप लोग के यहाँ पे भी आती है ना, अलग अलग गाने अलग अलग जगह बजाती है। चलो कम से कम यहाँ तो सुन ही लेते हैं। क्लियर हो गया ना ये सारा? ओके, चलिए। तो 3 गैलेक्सीज के हमें यहाँ पे बेसिकली टाइप देखने हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप की गैलेक्सीज बताई यहाँ पे, ठीक है। एक होती है इर्रेगुलर गैलेक्सी, एक होती है हमारी एलिप्टिकल गैलेक्सी, और दूसरी दोस्त हमारी यहाँ पे कौन से नंबर की गैलेक्सी होती है? ठीक है, स्पाइरल। ये देख लीजिए दोस्त, तीनों गैलेक्सीज के यहाँ पे टाइप है। ये होती है एलिप्टिकल टाइप की। ये आपको अंडा आकार का नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देखिए आप, अंडा जैसा शेप दिख रहा है, तो ये होगी आपकी एलिप्टिकल टाइप की। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे इर्रेगुलर, इसका कोई शेप ही नहीं है, ये किसी भी प्रकार की दोस्त हो सकती है, तो ये हो गई आपकी इर्रेगुलर। और हमारी जो पृथ्वी है वो है दोस्त स्पाइरल शेप की गैलेक्सी, ठीक है। ये कहलाती है दोस्त हमारी स्पाइरल या सर्पिलाकार। अब यहाँ पे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यहाँ पे बताता हूँ, गैलेक्सीज के बाद, ठीक है, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इस चीज के लिए दोस्त आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। देखिए दोस्त, ये है गैलेक्सी हमारी, यहाँ पे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसकी 3 भुजाएं आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। कितनी भुजाएं हैं? 3। ये देखिए बीच का जो हिस्सा है, जो आपको जो चमकता हुआ दिख रहा है, ये बेसिकली में चमकता हुआ नहीं है, ये ब्लैक होल कहलाता है, ठीक है। ये क्या है? ब्लैक होल है, काला रहता है, यहाँ से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। एक भुजा आपको दोस्त यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये आपका ब्लैक होल है। एक भुजा देखो आप, हल्की सी आपको ये दिख रही है, ठीक है। एक भुजा आपको ये दिख रही है हल्की सी, और तीसरी भुजा जो आपको दिखेगी वो कुछ इस तरह से आपको ये आगे की दिखेगी। ये क्लियर हुआ आपको? देखा आपको, एक भुजा आपकी ये यहां पे इस तरह से आ रही है, ये तो कलर ही नहीं आ रहा इस पे सही मैच। एक ये और एक ये। अब देखिए इन भुजाओं में अंतर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इन तीनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इन भुजाओं में हमारा जो सूर्य है वो कहां पर है?
हमारा जो सूर्य है दोस्त वो यहाँ एग्जिस्ट करता है दूसरे नंबर वाली भुजा में, यहाँ पे हमारा सन है, ठीक है। अगर मैं आप पूछो मुझसे कि सर एक गैलेक्सी से, ठीक है, मतलब कि जो हमारा सूर्य है ये भी गैलेक्सीज के चक्कर काट रहा है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगता सूर्य को चक्कर काटने में, लगभग 15 करोड़ साल में वो पूरा का पूरा एक गैलेक्सी का चक्कर काट लेता है। 15 करोड़ साल में अपनी इसी जगह से टूटकर वो वापस इसी जगह पे आ जाता है। अगर आपको गैलेक्सी का पूरी की पूरी दोस्त लंबाई नापनी है यहां से लेके यहां तक कि इस गैलेक्सी की लंबाई कितनी है, आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पे लाइट की स्पीड से 1,00,000 साल तक, कितना, 1,00,000 साल तक ट्रेवल करना पड़ेगा लाइट की स्पीड से। आप गैलेक्सी के इस छोर से लेकर इस छोर पे आराम से पहुंच जाओगे, कितना, ज्यादा समय नहीं, केवल 1,00,000 साल तक, 1 ईयर तक, ठीक है। और ऐसी ही लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में, काउंट ही नहीं कर सकते कितनी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो ये गैलेक्सीज आपको क्लियर हुई, 3 यहाँ पे इसकी भुजाएं यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे, 3 कौन कौन सी यहाँ पे बेसिकली भुजाएं होती हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद, ठीक है। इसीलिए एक एक चीज मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये कहलाता है दोस्त हमारा कॉस्मिक ईयर भी, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा जब चक्कर काटता है सूर्य तो लगभग 15 करोड़ के आसपास साल इसको लग जाते हैं और ये गैलेक्सी की टोटल यहाँ पे लंबाई होती है। अब बात करते हैं गैलेक्सीज के बाद, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी की ओर आ जाती है तारों की उत्पत्ति। तो ये थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी दोस्त यहाँ पे पढ़ा दिया है, दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है, ठीक है। हाँ, इनमें एक दो चीजें दोस्त आपको यहाँ पे याद करने की और होती हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं इर्रेगुलर, ये अनियमित जो गैलेक्सीज होती हैं ये ब्रह्मांड का 10वां भाग कवर करे हुए, ठीक है। मतलब कि 100 गैलेक्सीज हैं अगर पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, तो 10 गैलेक्सीज आपको कौन सी मिलेंगी, अनियमित या इर्रेगुलर टाइप की मिलेंगी, ठीक है। और आपको लगभग कितनी गैलेक्सीज, जो 66% गैलेक्सीज हैं वो आपको एलिप्टिकल टाइप की यहाँ पे मिल जाएंगी। एक चीज दोस्त आप इनमें याद रखा करें कि जो तारे होते हैं, ठीक है, जितने भी जो तारे होते हैं उनका जो जन्म आपको देखने के लिए मिलेगा वो कहां पर होता है, तीसरी भुजा में। तीसरी भुजा मतलब कि ये जो सबसे आखिरी की भुजा है ना, जैसे ये वाली नंबर 1 हो गई, हमारा सूर्य नंबर 2 में है, और ये जो अंदर नंबर बिल्कुल 3rd वाली है। तो तारों की हमेशा उत्पत्ति होती है कहां पे, 1st नंबर वाली भुजा में, यहां पे तारे उत्पत्ति होती है। फिर दोस्त क्या होता है, जब तारे थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा सूर्य थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है तो वो 2nd नंबर पे पहुंच गया है, और जब हमारे सूर्य की डेथ होने वाली होगी यहाँ पे, ठीक है, व्हाइट डार्क यहाँ पे ये बनेगा, तो अभी बताऊंगा, व्हाइट डार्क भी बताऊंगा, ब्लैक होल भी बताऊंगा, अभी सारी चीजें दोस्त यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू ही होती हैं। इसीलिए मैंने यूनिट 4 को आपको प्लस पे नहीं पढ़ाया क्योंकि एनिमेशन नहीं दे पाता मैं वहां पे, ओके। बाकी यूनिट 6 और बाकी यूनिट 8, 9 तो वहीं पढ़ाऊंगा। तो ये है थर्ड मत तीसरी भुजा, जब तारे दोस्त मरने वाले होते हैं, बिल्कुल उनका अंत समय होता है, तो वो तीसरी भुजा पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि 1/10वां भाग इर्रेगुलर गैलेक्सीज का हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में है, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार गैलेक्सीज के कितना पार्ट है, 2/3 हिस्सा दोस्त यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो ये हो गए हमारे गैलेक्सीज के सारे दोस्त यहाँ पे टाइप। अब हम बात करने वाले हैं तारा मंडल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। रात में हम बैठते थे, मम्मी पापा जब दादा दादी कहानियां सुनाते थे, दादा बोलते थे देखो तुम्हें वो 7 तारे दिख रहे हैं ना, देखो ये जो 7 तारे हैं ये सप्तऋषि कहलाते। हम भी बैठने आकृति बनाने लगते थे, दादाजी ये 7वां कहाँ से आ गया, वो तो बीच में से गायब हो रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे ड्राइंग पैटर्न्स यहाँ पे बनाए हैं ना, तो जहाँ पे आपको जो इमेज में दिख रहे हैं कि जहाँ पर तारामंडल से तात्पर्य ये होता है दोस्त, यहाँ पे जो एक सुंदर और व्यवस्थित कोई आकृति यहाँ पे बनाई जा रही है किसी तारे या तारों के समूह के द्वारा, तो उनको यहाँ पे तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन दोस्त यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। तो इस इमेज से दोस्त आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार के तारामंडल दोस्त यहाँ पे बनते हैं। तो जिसमें से कुछ तारामंडल के नाम मैं आपको बता दूं, ओरियन हो गया, यहाँ पे पोलर बियर हो गया, हाइड्रा हो गया, तो ये कुछ ऐसे प्रमुख तारामंडल है। तारामंडल मतलब कॉन्स्टेलेशन मतलब जो एक व्यवस्थित आकृति जो तारों के द्वारा बनाई जाती है, बहुत सारे तारे या तारों के समूह के द्वारा बनाई जाती है, उनको हम तारामंडल कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्त तारामंडल के बाद तारे। दोस्त यहाँ इस चीज को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपने अभी नहीं समझा तो आप नहीं समझ पाओगे कि रेड जायंट क्या होता है, ब्लैक डार्क यहाँ पे क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट क्या होते हैं, पल्सर यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लैक होल कैसे बनता है, चंद्रशेखर लिमिट कैसे होती है, इतनी सारी चीजें होती हैं दोस्त तारे में। तो आपको फुली फोकस्ड होना पड़ेगा। अभी मैं आपके कमेंट भी लूंगा जब मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे ये समझा दूंगा, ठीक है। तो बीच क्लास में नहीं, पहले गौर से समझिएगा। तो हुआ क्या कि जब निहारिका में
ठीक है, निहारिका कह रहा हूँ, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, ठीक है, बिग बैंग ब्लास्ट हुआ, पूरे के पूरे जितने पार्टिकल्स से दूर दूर फैल गए, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि निहारिका या गैलेक्सी कैसे बनी। तो कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स थे, कुछ ऐसी गैसेस थी जो किसी अपने फोर्स के कारण एक ही जगह दोस्त यहाँ पे रोटेट होने लगे, तो उनको हम यहाँ पे क्या बोलने लगे, निहारिका बोलने लगे। अब हुआ क्या, वो एक ही जगह रोटेट होने लगे, सारे घूमने लगे, तो दोस्त हुआ क्या कि उनमें बहुत सारी गैसेस थी, ठीक है, बहुत सारी गैसेस, पर जो मेनली सबसे ज्यादा गैस हुआ करती थी वो कौन सी थी, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पे दो प्रकार की गैस थी, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजॉरिटी थी, तो वो दोस्त आपस में दोस्त यहाँ पे क्या हुई, संगठन करने लगे, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के दोस्त यहाँ पे प्रोसेस होने लगी। तो हाइड्रोजन गैस जो थी वो धीरे धीरे दोस्त यहाँ पे क्या होती है, हीलियम गैस में यहाँ पे कन्वर्ट होना वो यहाँ पे शुरू कर देती है, ठीक है, किसमें, हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में दोस्त यहाँ पे धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। अभी मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा। पहली चीज तो ये आप समझ लो, तारे क्या होते हैं, तारे का निर्माण कैसे होता है, अभी इस चीज को मैं आपको इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। तो तारे बेसिकली दोस्त यहाँ पे क्या होते हैं, वे दोस्त गैस और धूल के बादल होते हैं जिनका दोस्त यहाँ पे स्वयं का प्रकाश होता है, हमेशा निरंतर वो आपको ऊर्जा यहाँ पे प्रदान करते रहते हैं, वो कहलाते हैं दोस्त आपके तारे, ठीक है, एक चीज ये। दूसरा, क्वेसर्स यहाँ पे क्या होता है, तो दोस्त वे आकाशीय पिंड या वे सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो दोस्त आकाश गंगा से या गैलेक्सीज से दोस्त यहाँ पे क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और खुद का दोस्त यहाँ पे ऊर्जा भी उत्सर्जन करते हैं, तो उनको दोस्त यहाँ पे हम बोलते हैं क्वेसर्स। तो इनकी जो साइज होती है बेसिकली क्वेसर्स की, वो गैलेक्सीज के बराबर इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी दोस्त यहाँ पे गैलेक्सीज की साइज होती है। ओके, तो ये चीज हो गया। फिर देख लेते हैं धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो ये देखिए दोस्त, पूरे के पूरे दोस्त आपको ये क्या दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स ही दिख रहे हैं। तो धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह में से आपको पहले बता देता हूं क्षुद्र ग्रह बेसिकली है क्या, फिर आपको धूमकेतु बताऊंगा। समझिए, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे दोस्त ऐसे टुकड़े, जिस तरह से ये आपको टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये टुकड़े लाखों अरबों की तादाद में ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। किन दो ग्रहों के बीच में घूम रहे हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह। इन दोनों के ग्रहों के बीच में ऐसे लाखों करोड़ों और अरबों तारे दोस्त यहाँ पे रोटेट, तारे नहीं सॉरी, ठीक है, ऐसे पिंड, ठीक है, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज रोटेट यहाँ पे हो रही हैं। इन्हीं लिए दोस्त यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और ये ऐसे नहीं है कि बहुत छोटे हैं, कुछ तो दोस्त इतने बड़े हैं कि पृथ्वी के आकार के हैं और कुछ तो पृथ्वी से भी दोस्त यहाँ पे आकार में बड़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में घूम रहे हैं। अब ये आपस में कभी टकराते भी हैं। अब जब ये आपस में दोस्त यहाँ पे टकराते हैं तो इनका दिशा परिवर्तन हो जाता है। तो कई बार ये क्या होता है, हमारे मंगल ग्रह से दोस्त यहाँ पे खिसकते हुए हमारी पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं। और उन्हीं में से दोस्त ऐसे लाखों साल पहले एक बहुत बड़ा दोस्त ऐसा ही एक पिंड हमारी पृथ्वी की तरफ आया और पृथ्वी में दोस्त यहाँ पे आकर गिर गया। और कहाँ गिरा, महाराष्ट्र में गिरा, ठीक है। इतना बड़ा पिंड मतलब पृथ्वी से 1/3 भाग के आसपास। तो जब वो इतना बड़ा आके गिरा तो दोस्त हमारे भारत पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा छेद हो गया, ठीक है। छेद मतलब कि बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। और आने वाले टाइम में जब वातावरण से बारिश होना शुरू हुई तो उस गड्ढे में पानी भर गया। और आज जिसको हम दोस्त यहाँ पे लोनार झील के नाम से जानते हैं, उस लोनार झील का निर्माण भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया से ही हुआ है। तो आपसे क्वेश्चंस अगर पूछे एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं या जिनको हम क्षुद्र ग्रह क्या बोलते हैं, तो क्षुद्र ग्रह दोस्त वे पिंड होते हैं जो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में दोस्त विचलन करते हैं, ठीक है। तो वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कहां पर दोस्त रिवॉल्यूट कर रही हैं, आपके मंगल, मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है, पूरा का पूरा क्षुद्र ग्रह। अब आता है उसके बाद क्यूपलर बेल्ट क्या होता है। तो मलबों की वह बृहद पट्टी जो क्षुद्र ग्रह के समान परंतु बर्फ से निर्मित है। सेम वही चीज है दोस्त, क्षुद्र ग्रह में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह और क्यूपलर में बस इतना सा अंतर है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि ये बर्फ की पट्टी से नहीं होते हैं, क्यूपलर क्या होते हैं कि जब ये बिल्कुल बर्फ से ढक जाएं, ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा दोस्त स्नो से कवर हो जाए, तो इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्यूपलर बोलते हैं। और आने वाले टाइम पे जो धूमकेतु होता है, धूमकेतु दोस्त इन्हीं का एक यहाँ पे टाइप होता है, ठीक है। तो धूमकेतु क्या है, इन्हीं का एक टाइप है। तो ये देखिए लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था। तो एक इतना ही बड़ा दोस्त यहाँ पे क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बढ़ता हुआ आया और महाराष्ट्र के पास में दोस्त आके गिर गया और इतना बड़ा गड्ढा कर दिया और आने वाले टाइम पे दोस्त उसी गड्ढे में पानी भर गया। तो वो दोस्त हमारी लोनार झील कहलाने लगती है। अब बता देता हूँ आपको धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु के बारे में भी दोस्त समझ लीजिए।
तो धूमकेतु, ये चीज तो क्लियर हुई, क्षुद्र ग्रह ही होता है, ठीक है, पर चूंकि वो क्या हो जाता है, बर्फ से ढक जाता है, तो धूमकेतु कहते हैं उसको। ये आखिरी बार कब दिखवाया गया था, 1986 में दिखा था। लगभग दोस्तों हर बार 76 साल में दिखाई देता है। तो 1986 में अभी देखा था, मतलब कि अब 2062 में दोस्तों यहाँ पे फिर से धूमकेतु दिखाई देगा। धूमकेतु के बारे में एक चीज याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आ सकता है, और 90s में तो दोस्त धूमकेतु के बारे में बहुत क्वेश्चन आया कि जो बेसिकली जो धूमकेतु होता है, इसकी जो पूंछ होती है, ठीक है, होता क्या बेसिकली कि ये पूरे के पूरे अर्थ की तरफ चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ की तरफ नहीं, सोलर सिस्टम में चारों तरफ घूम रहा है। तो कई बार ये सूर्य के पास होता है। अब चूंकि है क्या, बर्फ से ढका हुआ है, क्यूपलर है ये, ठीक है, तो बर्फ जब सूर्य के पास जा रहा होगा तो वो पिघलेगा नहीं। तो हमेशा जब भी क्या होता है, ये धूमकेतु पिघलना शुरू कर देता है, तो ये पूरा का पूरा जो बर्फ का हिस्सा है जो पिघला हुआ, ये इसके पीछे की तरफ आ जाता है। तो हमेशा इसकी जो आपको पूंछ दिखेगी ना, ये सूर्य के विपरीत दिशा में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखो धूमकेतु की पूंछ है, ठीक है, ये आपको विपरीत दिशा में दिख रही है ये। तो इस तरह के पहले कभी क्वेश्चंस आपसे पूछे भी गए हैं बहुत बार कि जो धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो सूर्य की दिशा को इंगित करती है या सूर्य की दिशा के पीछे होती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि सूर्य से हमेशा विपरीत दिशा में इंगित करती है। धूमकेतु क्या है, तो एक क्यूपलर है। क्यूपलर क्या होते हैं, वो क्षुद्र ग्रह होते हैं जो बर्फ से ढक जाते हैं। तो ये थे। अब बात करें उल्का पिंड, आहा, हे भगवान, अरे टूटता तारा, भगवान पीएससी इस बार निकलवा देना, मेंस निकलवा दे, और मम्मी पापा की बड़ी इच्छा है कि एसडीएम बनवा दे, ठीक है। टूटता तारा देखा, कुछ होता है, मैं तुरंत यहाँ पे विश मांग ली। भैया टूटता तारा है क्या, ये भी तो समझ लो पहले, ठीक है। टूटता तारा है जिसको हम बोलते हैं मीटेरोइड्स क्या होते हैं, देखिए समझिए। तो जैसा मैंने आपको क्षुद्र ग्रह बताया, बड़े बड़े बहुत बार टुकड़े हुआ करते थे, डस्ट पार्टिकल्स हुआ करते थे। उसी तरह से दोस्त जब हमारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था, ठीक है, ग्रहों का निर्माण, तो कुछ बहुत छोटे छोटे से भी टुकड़े थे, ठीक है, वो भी क्या कर रहे थे, सूर्यमंडल में चारों तरफ दोस्त यहाँ पे ऐसा घूमा कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण है, ठीक है, ये क्या करता है, इनको अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये जो ट्रेवल करते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो अब जब पृथ्वी की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, खिंचते हुए दोस्त जब ये पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो ये जलना शुरू कर देते हैं। बर्निंग दोस्त इनमें यहाँ पे होने लगती है। तो इसी बर्निंग के कारण दोस्त हमारे लिए ये चमकते हुए दिखते हैं, और हम दोस्त यहाँ पे समझते हैं कि ये कोई टूटता तारा है। तारा कैसे टूट सकता है यार, पहले ये तो बताओ। तारे पढ़ाऊंगा अभी मैं, तारा तो टूट ही नहीं सकता कभी ये, पर हम इनको टूटता तारा बोल देते हैं। बचपन में नानी की कहानियां थी, ठीक है, पर वो बड़ी सुनने में अच्छी लगती थी, पर हम डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें उन्हीं कहानियों में जो असमंजस स्थिति होती थी, हमें वो बड़ी प्यारी लगती थी, ठीक है। हम वहां पे ज्योग्राफी नहीं झाड़ सकते नानी के साथ, ठीक है। पर आने वाले टाइम में जब आप लोग नाना नानी बनोगे, तो आप लोग दोस्त ऐसी कहानियां नहीं सुनाओगे अपने बच्चों को। ये बात तो मुझे पता है, क्योंकि आपको इसके पीछे का रियल फैक्ट पता होगा। ओके, अब देखिए हुआ क्या आगे। तो ये जो तारे होते हैं, बेसिकली तारे नहीं होते, सॉरी, ठीक है, ये जो मीटराइड्स होते हैं, ये क्या थे, कभी जब हमारे ब्रह्मांड में जब ग्रह बनने की दोस्त यहाँ पे प्रक्रिया हुई थी, ग्रह कैसे बने थे, इनके लिए भी दोस्त बहुत सारी थ्योरीज है। कांट ने अलग थ्योरी दी है, लाप्लास ने अलग थ्योरी दी है, जीन्स की अलग है, जेपलर्स की अलग है, अलग अलग थ्योरीज है दोस्त ग्रहों की उत्पत्ति को लेकर। तो आकाश में मीटराइड्स क्या होते हैं कि जब ग्रह यहाँ पे बनना शुरू हो रहे थे, तो इनके बहुत सारे यहाँ पे टुकड़े थे। ये जो टुकड़े हैं जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींचते हैं, पृथ्वी में दोस्त जब ये सारे के सारे टुकड़े एंटर होते हैं, तो ये यहाँ पे जलना शुरू कर देते हैं, घर्षण यहाँ पे शुरू हो जाता है, और इसी घर्षण के कारण दोस्त ये क्या हो जाते हैं, जलते हुए दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल रात में ही घर्षण होता है, दिन में भी बहुत सारे तारे टूटते हैं, ठीक है, हमें ऐसा दिखता, सॉरी, दिन में भी बहुत सारे ऐसे मीटराइड्स निकलते हैं, ठीक है। तो दिन में चूंकि हमें दिखाई नहीं देते, तो ये होते हैं हमारे मीटराइड्स। ओके, मीटराइड्स के बाद नेक्स्ट आता है दोस्त हमारा आद्य तारा, और जिसको बोलते हैं कृष्ण विवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब डाउट बताओ पहले किसी के, बच्चे सुनेंगे ही क्यों, ये बात भी है। अब नहीं, ये गलत है दिनेश जी, हमें अपनी पढ़ाई कभी मम्मी पापा के ऊपर नहीं दिखानी है, ठीक है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो हमने पढ़ा है, आज भी वो जिस चीज़ को बोलते हैं उसको सही बोल दिया करो, ठीक है, वो सबसे अच्छा चीज़ होता है। डिबेट नहीं करनी है, हाँ बिल्कुल सही है। हैप्पी बर्थडे एवरी, जिसका भी बर्थडे है स्वीटी। क्लियर, आगे बढ़े। आद्य तारा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक अब मैं पढ़ाऊंगा ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है। आद्य तारा मज़ेदार भी है और समझने वाला टॉपिक है, अगर ये नहीं समझ पाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, अब आद्य तारा है ना, ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक डार्फ क्या होता है, वाइट डार्फ क्या होता है,
ठीक है, सुपरनोवा क्या होता है, पल्सर क्या होते हैं। अब हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं डिटेल से। समझिए दोस्त, यहाँ पे पहले हुआ क्या, जब हमारी आकाशगंगा बनी, आकाशगंगा कैसे बनी, ठीक है, बिग बैंग की घटना हुई। बिग बैंग की घटना के बाद कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स थे और कुछ ऐसी गैसेस थी जो दोस्त यहाँ पे क्या हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में दोस्त उन्होंने अपने आप को बांध लिया, आकाशगंगा हो गई। अब दोस्त जब आकाशगंगा हमारी बन जाती है तो बहुत सारी गैसेस थी उसमें, सबसे ज़्यादा दोस्त उसमें जो गैस थी वो थी हमारी हाइड्रोजन और हीलियम। अब धीरे धीरे दोस्त यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस थी ये हीलियम में दोस्त यहाँ पे कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है तो किसी तारे बनने की दोस्त यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसको दोस्त यहाँ पे हम बोल सकते हैं आदि तारा या फिर यहाँ पे प्रोटोस्टार, जब किसी हाइड्रोजन गैस का हीलियम में कन्वर्जन होता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन के नाम से भी जानते हैं, नाभिकीय संलयन के कारण ये जो घटना होती है कि हाइड्रोजन का हीलियम में बनना, तब दोस्त जब तारे बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम आदि तारा या आद्य तारा यहाँ पे कहते हैं। अब धीरे धीरे देखिए दोस्त, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो रही है, हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तो दोस्त ये कैसा होगा हमारा आदि तारा या प्रोटोस्टार। अब क्या होगा, धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, धीरे धीरे ऊर्जा निकलने लगी, जैसे कि सूर्य में आप देखते हो ऊर्जा मिलती है। अब बेसिकली क्या होता है, कभी एक टाइम बाद ऐसा भी तो आएगा कि पूरी की पूरी जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और एक टाइम बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल होगा, करोड़ों अरबों साल बाद होगा। तो हुआ क्या कि हमारा जो सूर्य था, ठीक है, देखिए पहले जो तारा था इसका क्या हुआ, ये हिस्सा पहले अंदर की जो हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, वो दोस्त यहाँ पे हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हुई। पहले अंदर की गैस, जो अंदर का हिस्सा है कोर वाला, यहाँ की हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, अब जब अंदर की पूरी हाइड्रोजन गैस दोस्त यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है, प्रोसेस तो चल ही रही है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन की, ठीक है, हाइड्रोजन तो चाहिए, अंदर पूरी हीलियम ही हीलियम गैस हो गई, हाइड्रोजन खत्म हो गई। तो अंदर का जो कोर वाला हिस्सा होता है ये क्या करता है, बाहर से हाइड्रोजन गैस खींचना शुरू कर देता है। तो जो बाहर वाला हिस्सा है यहां से अंदर की ओर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अंदर की खत्म हो चुकी है अब हाइड्रोजन गैस, बाहर से हाइड्रोजन गैस खींची जा रही है। तो ये दोस्त फिर क्या होता है, लाल कलर का यहाँ पे दिखने लगता है। ठीक है, तो इसको दोस्त यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लाल दानव या रेड जियांट के नाम से बोलते हैं। तो आदि तारा क्या था, जब तारे बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होना शुरू हुआ था, तो आदि तारा या प्रोटोस्टार बोलते हैं। और जब यहाँ पे क्या हुआ, अंदर की पूरी हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गई हीलियम में, बाहर से ये क्या करने लगा, गैस को अंदर खींचना शुरू कर दिया इसने। तो ये दोस्त हमारा बन जाता है क्या, रेड जियांट, जिसको हम बोलते हैं या लाल दानव बोलते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि जब पूरी की पूरी जो बाहर की जो हाइड्रोजन है ये भी तो दोस्त क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब पूरी की पूरी बाहर की हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तब यहाँ पे क्या चीज होगी यहाँ पे, तो उसके लिए भी अब आपको बताता हूं। तो जब बाहर की भी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो दोस्त क्या होता है, यहाँ पे दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्यों होती है दो प्रकार की प्रक्रिया, उस चीज के लिए भी समझ लो। क्या ब्रह्मांड में सारे के सारे तारे या खगोलीय पिंड एक जैसे हैं? नहीं है, कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे भी हैं। ठीक है, कुछ मीडियम आकार के भी हैं। तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे भारत के, जिनका नाम था चंद्रशेखर। इन चंद्रशेखर ने यहाँ पे क्या बोला, एक लिमिट बना दी। ठीक है, एक लिमिट कैसे बना दी इन्होंने, उस लिमिट को दिया इन्होंने नाम 1.44। ठीक है, इन्होंने एक लिमिट और एक रेखा बना दी। इस रेखा को दोस्तों उन्होंने ये बोला कि कुछ पिंड इस रेखा से ऊपर के द्रव्यमान के होते हैं और कुछ ऐसे पिंड हैं जो इस रेखा से नीचे के द्रव्यमान के होते हैं। तो चंद्रशेखर ने क्या किया, एक लिमिट यहाँ पे बना दी कि कुछ पिंड कैसे होंगे, इससे ऊपर के होंगे द्रव्यमान के, और कुछ पिंड ऐसे होंगे जिनका द्रव्यमान इस पिंड से नीचे का होगा, डेंसिटी। ठीक है, कुछ का ज्यादा होगी और कुछ की यहाँ पे कम होगी। तो इसी कारण से दोस्त इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा का मतलब ये है कि तारों के द्रव्यमान से, ठीक है, किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा हो सकता है और किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 से नीचे भी हो सकता है। इसी को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। अब ठीक है भाई, मान लिया गया, पर ये बताओ ये 1.44 क्या है? इन्होंने 1.44 ही क्यों लिया, 1.33 ले लेते, 1.00 ले लेते, कुछ भी ले लेते, 1.44 ही तुमने क्यों लिया?
ठीक है, सॉरी आपने क्यों लिया। अब यहां पे ये चीज निकलकर सामने आई, तो इन्होंने जो चंद्रशेखर जी थे इन्होंने ये बोला हमारा जो सूर्य है, ठीक है, हमारा जो सूर्य है उसकी सीमा है 1.44, या तो जितने भी खगोलीय पिंड होंगे वो सूर्य से ज्यादा डेंसिटी या द्रव्यमान के होंगे, मतलब कि 1.44 से वो ज्यादा होंगे, या फिर 1.44 से वो क्या होंगे, कम होंगे। तो इन्होंने जो सूर्य का द्रव्यमान लिया वो कितना लिया, 1.44। अब कोई तारा ऐसा होगा, ठीक है, जो बनने की प्रक्रिया तो सभी तारों की सेम ही होती है, पहले आदि तारा बनता है, ठीक है, प्रोटो स्टार बनता है, फिर उसके बाद दोस्तों उसमें क्या होता है, रेड जियांट बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तारे क्या करते हैं, खुद की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होकर निकलती है। यही तो दोस्त प्रक्रिया होती है तारे की यहाँ पे बनने की और ऊर्जा उत्पन्न करने की। तो हर तारा इस चरण से तो गुजरता है, पर अब कुछ कुछ तारे ऐसे होते हैं जिनका द्रव्यमान ज्यादा है और द्रव्यमान कम है। तो यहां से दोस्त दो प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, कैसी, एक व्हाइट डार्क बनने की और एक ब्लैक होल बनने की। अब अभी तक आपको क्लियर हुआ ये सब, नहीं, बताइए आगे बढ़े हम। क्लियर है, चंद्रशेखर, सीमा, संजना जी, एवरीवन? शानू, संजना जी, जस्मिन पांडे, उजाला जी, ओके। चलिए अब देखिए आगे क्या होता है, वो कहाँ गया, हाँ, तो देखिए ये चीज आद्य तारा। अब देखिए है क्या कि मान लो अगर कोई तारा ऐसा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या फिर अब मान लीजिए कोई ऐसा हमारा तारा है जिसका द्रव्यमान, ठीक है, मान लो कोई ऐसा लाल दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम है, ठीक है, जो हाइड्रोजन से हीलियम वाला कन्वर्जन है, जिसका द्रव्यमान कितना है, या तो 1.44 के इक्वल है और या फिर दोस्त इससे कम है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, वो तारा दोस्त यहाँ पे क्या बनता है, श्वेत वामन बनता है, या जिसको हम बोलते हैं व्हाइट डार्क बनता है, ठीक है, क्या बनता है, व्हाइट डार्क, श्वेत वामन। श्वेत वामन कौन सा तारा बनता है, जिसका द्रव्यमान या तो 1.44 से कम होगा या फिर क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि हमारा सूरज है, तो ये सूरज क्या बनेगा, आगे जाके ब्लैक होल नहीं बनेगा, ये आगे जाके क्या बनेगा, हमारे यहाँ पे व्हाइट डार्क बनेगा, और व्हाइट डार्क बनने के बाद लास्ट में जाके दोस्त इसकी क्या हो जाएगी, अंत हो जाएगा। अंत कहां पर होगा, आकाशगंगा की तीसरी भुजा में, अभी दूसरी भुजा में है ये, ठीक है, आंखों करोड़ों साल बाद यहाँ पे तीसरी भुजा में पहुंचेगा ये और उसका अंत हो जाएगा। तब तक तो हम एलन मस्क जी ने पूरा व्यवस्था कर रखी है, हम लोग दूसरे प्लेनेट में पहुंच जाएंगे जब तक, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि रेड, व्हाइट, डार्क या श्वेत वामन कौन बनता है, वो तारा जिसका द्रव्यमान 1.44 से कम या इक्वल होता है। अब ऐसे तारों का क्या, जिनका द्रव्यमान इससे ज्यादा होता है, वो यहाँ पे क्या बनते हैं। तो देखिए दोस्त, ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा होता है, या जो सूर्य से लाखों गुना दोस्त यहाँ पे बड़े होते हैं, उनमें दोस्त ये घटना नहीं होती। उनमें जब क्या होता है, हाइड्रोजन पूरी की पूरी दोस्त यहाँ पे खत्म हो जाती है, वो रेड कलर के दोस्त यहाँ पे वामन बने रहते हैं, ठीक है। जब उनकी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो दोस्त उनमें एक भयंकर वाला ब्लास्ट होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक भयंकर ब्लास्ट होता है, और इसी ब्लास्ट को दोस्त यहाँ पे क्या कहा जाता है, सुपरनोवा की घटना कही जाती है। क्या होती है दोस्त, ये घटना सुपरनोवा की घटना। सुपरनोवा की घटना किसमें होती है कि उन तारों में जिनका द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा होता है हमेशा, उसमें इस तरह का दोस्त एक ब्लास्ट होगा, ठीक है, बड़ा खतरनाक दोस्त ब्लास्ट होगा, और इसी ब्लास्ट को नाम क्या दिया गया है, सुपरनोवा ब्लास्ट। अब ब्लास्ट हुआ है, फटाका जब हम फोड़ते हैं तो सभी जगह दोस्त आप देखोगे कि झिलमिली झिलमिली हो जाती है। तो दोस्त जब ये ब्लास्ट होता है तो तारे का पूरा जो बाहरी कवच होता है, जिसमें हाइड्रोजन पहले होती है, वो उड़ के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। बस केवल अंदर कोर वाला हिस्सा बचता है, ठीक है, जो अंदर का जो हिस्सा होता है ना, कोर, वो बस बचता है, और वो बहुत स्पीड में दोस्त यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे रोटेट नहीं करता है, बहुत स्पीड में दोस्त यहाँ पे रोटेट करता है। तो इसी को दोस्त यहाँ पे पल्सर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, पल्सर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है दोस्त, बहुत स्पीड में गड़गड़ गड़गड़ घूम रहा है,
ठीक है। अब आप लोग जब बचपन में, हम लोग भी जब खेल करते थे तो बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेते थे, हाथ से ऐसा घुमाना शुरू कर देते थे। जब हम पानी को हाथ से ऐसे घुमाते थे तो आपने देखा था जितनी भी जो हैवी पार्टिकल्स या गंदगी होती थी पानी में, वो सारी एक ही जगह बीच में आ जाती थी। ठीक है, पूरा का पूरा एक इस टाइप का वी शेप का शेप बन जाता था। तो दोस्त पूरा का पूरा जब सुपरनोवा की घटना हुई, ठीक है, उन तारों में जिनका द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा था, तो दोस्त इस तरह से दोस्त बीच का जो हिस्सा बचा इनका कोर वाला, इसको कहा जाता है यहाँ पे क्या, पल्सर या पल्सुएटिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत स्पीड में घूम रहा था, बहुत स्पीड में, इतनी स्पीड में दोस्त यहाँ पे ये घूमता है कि आगे जाके दोस्त यहाँ पे बीच का जो इसका सेंटर वाला हिस्सा होता है, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है यहाँ पे कि लाइट भी यहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकती, और इसको कहा जाता है दोस्त यहाँ पे क्या, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल कौन से तारे बनते हैं हमारे, जिनका द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा होता है, वो तारे हमेशा क्या बनते हैं, ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, और ब्लैक डार्क कौन बनते हैं, वो तारे जिनका द्रव्यमान जैसे हमारे सूरज के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होता है, तो वो क्या बनते हैं, आपके ब्लैक डार्क बनते हैं। तो क्लियर हुआ आपको ब्लैक होल और ब्लैक डार्क में बेसिकली अंतर क्या होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, क्लियर है, इसीलिए तो एनिमेशन के थ्रू पढ़ाता हूं इस क्लास को। यार दोस्तों, यार मेरा भी सपना पूरा करो ना यार, एक बार क्लास को शेयर करके। देश प्रेमी जी, रमेश जी, डिप्टी कलेक्टर जी, इतनी मेहनत करवाता हूँ, इतनी बस कि आप लोग कभी मुझे 1000 प्लस ऑनलाइन मिलो। आपके लिए हम मेहनत कर लेंगे, आप मेरे लिए कर लो इतनी। ठीक है राहुल जी, मैंने बेसिकली ये बताया यहाँ पे तारों के द्रव्यमान के बारे में बताया है। ठीक है, कि कौन से तारे का द्रव्यमान कितना यहाँ पर होता है। तो जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के बराबर या सूर्य से कम होता है, ठीक है, वो ब्लैक डार्क बनते हैं आगे जाके। और जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, तो उनमें दोस्त यहाँ पे सुपरनोवा की विस्फोट होता है, कोर का हिस्सा उनका बीच में बच जाता है, जिसको हम यहाँ पे पल्सेटिंग स्टार्स बोलते हैं, और आगे जाके दोस्त यहाँ पे क्या बनते हैं, वो ब्लैक होल बनते हैं। तो ये दोस्त हमारे एक तारे की ब्लैक होल और ब्लैक डार्क वाली चीज है। ठीक है, सेम चीज दोस्त यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, देख लीजिए, आद्य तारा या कृष्ण विवर यहाँ पे क्या होते हैं, हिंदी में दोस्तों इनको हम बोलते हैं। तो ये सेम चीज वही है जो मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे समझा रखी हुई है। ओके, अब इसके बाद तारों के बाद दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज आती है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब क्या आता है हमारा पढ़ने, गुरुत्वीय तरंग। गुरुत्वीय तरंग तो सिंपल सी चीज़ है, इस पर ज़्यादा समझने का कुछ है ही नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ पे 1916 में दोस्त यहाँ पे ये कहा था। ठीक है, अपना एक सापेक्ष का सिद्धांत दोस्त इन्होंने दिया था। इसमें ये बोला है कि जो ब्रह्मांड में जो गुरुत्वीय तरंगें पैदा होती हैं, ठीक है, उन्हीं तरंगों से दोस्त आकाशीय पिंड होते हैं, उनके जीवन की अंतिम अवस्था है ना, तेजी से बढ़ना क्या हो रहा है, वो चीज़ हमें पता चलती है कि किस तरह से जो तारे की क्या स्थिति है ना, कि वो फटने वाला है, नहीं फटने वाला है, लाल दानव बनेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्त हमें पता चलता है, तो उनको दोस्त यहाँ पे सिंपल सा गुरुत्वीय तरंगे बोलते हैं। इनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गुरुत्वीय तरंगे। गुरुत्वीय तरंगों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्त अब आती है। अब आ गए हम अपने सोलर सिस्टम पे, सौर मंडल पे। सौर मंडल पढ़ेंगे हम, ठीक है, पूरा का पूरा। फिर उसके बाद दोस्त हम सौर मंडल के बाद फिर आ जाएंगे हम अपनी पृथ्वी पर। तो इसी तरह से जो सीक्वेंस वाइज जो शुरुआत होती है वो होती है हिस्ट्री की। आप लोग में से कुछ ने कहा था कि सर आपने ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ाई, तो दोस्त हम केवल टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ते हैं हमेशा, जैसा टॉपिक में रहता है वैसा ही हमें हर एक चीज़ यहाँ पे कवर करनी है। तो चलो सौर मंडल देखते हैं दोस्त। सौर मंडल मतलब कि वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के गुरुत्व आकर्षण से जुड़े हुए हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, तो उस सभी लोगों को कंबाइंड रूप से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम या सौर मंडल। सौर मंडल से तात्पर्य उन सभी खगोलीय पिंड से है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। और चक्कर क्यों काट रहे हैं, क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो उनसे जुड़े हुए। तो ये देखिए दोस्त, हमारा सौर मंडल है, बीच में सूर्य हो गया और जितने भी आपको दिख रहे हैं, पृथ्वी हो गए हमारी, है ना, मार्स हो गए, जुपिटर, उसके बीच में जो क्यूपलर्स हो गए, धूमकेतु हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे दोस्त यहाँ पे सौर मंडल कहलाते हैं। ठीक है, सौर मंडल का हिस्सा कहलाते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा काटने वाले विभिन्न क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, हर एक चीज दोस्त यहाँ पे क्या हो गई, हमारी सौर मंडल के अंतर्गत यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब एक एक करके दोस्त यहाँ पे हम हर एक चीज को पढ़ लेंगे। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे हम सौर मंडल में सूर्य को पढ़ेंगे। सूर्य को पढ़ने के बाद जितने भी जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों को दोस्त हमें यहाँ पे पढ़ना है।
ठीक है। तो सौर मंडल में बेसिकली दोस्त यहाँ पे कितने ग्रह होते हैं, तो एक समय 2006 के पहले तक हम यहाँ पे 9 ग्रह को देखा करते थे। बाद में दोस्त यहाँ पे केवल 8 ग्रह यहाँ पे निकल के सामने आ गए, ठीक है। जो आखिरी ग्रह था प्लूटो, उसको अलग कर दिया गया। अलग क्यों किया गया, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक समिट हुआ था, इस समिट में ये ग्रहों की डेफिनेशन दी गई। इस ग्रहों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि हर ग्रह का एक अपना एक्सिस होता है, एक अपना उसका क्या होता है, पाथ होता है। हर ग्रह का अपना पर्सनल होता है ये, ठीक है। कोई ग्रह किसी दूसरे के रास्ते में नहीं घुसता है। पर चूंकि जो प्लूटो था वो यहाँ पे क्या कर रहा था, नेपच्यून के पाथ को यहाँ पे काट रहा था। इसी कारण से दोस्तों उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया आगे जाके, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में मैंने आपको बताया 8 ग्रह यहाँ पर हमारे होते हैं, ठीक है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब एक ग्रह यहाँ पे हटा दिया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्त हम यहाँ पे सूर्य से या सन से। तो सूर्य का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम अभी तक पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, एक हमारा तारा है। तारे का निर्माण कैसे होता है ये चीज मैंने आपको बता दी है। हमें सूर्य के बारे में बेसिकली दोस्त यहाँ पे क्या पढ़ना है, सूर्य की जितनी भी जो लेयर्स होती हैं हम इन लेयर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। कोरोना क्या होता है, फोटोस्फीयर क्या होता है, क्रोमोस्फीयर क्या होता है, वस्कुलर जोन क्या होता है, कोर क्या होता है ना, सोलर फ्लिक्स क्या होते हैं, सन स्पॉट्स क्या होते हैं, अरोरा बोरेलिस क्या होते हैं। इतनी सारी टर्मोलॉजी आपको सूर्य के बारे में पढ़नी है, ठीक है। चिंता नहीं करो, आराम से एक ही बार में समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर एक चीज आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूं। तो आपको पता है कि जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के भी दोस्त यहाँ पे आपने देखा है कि 3 लेयर होती हैं, ठीक है। एक होती है क्रस्ट, मेंटल और कोर। देखो 1 घंटा हो गया हमें पढ़ते हुए, बोर तो नहीं हो गए? मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था ये क्लास 1 घंटे से ऊपर की ही रहेगी, है ना, क्योंकि ये ज्योग्राफी है और 20 क्लासेस के आसपास हमें ख़त्म करना है। तो आप ये मान के चलो 1 घंटे से, है ना, 1.5 घंटे से कम ही रहेगी, पर ऊपर रहेगी, है ना। संजना जी, सानू, प्रिया, आराधना जी, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलता हूँ ना कि मेरी क्लास के बाद आपको एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो इसलिए नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके पूरा एनसीईआरटी का बेस तो यहीं बना देता हूँ। अरे जी सर, महिमा जी, संजना जी, जी सर कह रही हैं, बोर हो गए? आई नो, पिछला कमेंट है ये आपका। चलो देखते हैं अब क्या पढ़ना है आगे हमें। समझिए, तो सूर्य कैसे बना, सूर्य एक तारा है, तारे कैसे बने ये मैंने आपको बता दिया। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है इनका ये बता दिया। हमें सबसे पहले जो सूर्य में क्या पढ़ना पड़ता है, सूर्य के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। तो जैसे हमने पृथ्वी के बारे में देखा कि पृथ्वी में हमारी 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर होती हैं, उसी प्रकार से दोस्त सूर्य की भी कुछ अपनी यहाँ पे लेयर्स होती हैं। लेयर्स मतलब बीच में इसका भी दोस्त कोर वाला हिस्सा होता है। कोर के बाद रेडियो एक्टिव जोन आता है, कनेक्टिव जोन, ट्रांसमिशन जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और फिर कोरोना। ये सारी की सारी चीजें दोस्त यहाँ पे आती हैं। कोरोना आज का वाला कोरोना नहीं, सूर्य में भी दोस्त एक कोरोना होता है, ठीक है। देखिए सूर्य की सारी लेयर्स के बारे में गौर से समझिए। ये वाला हिस्सा कहलाता है दोस्त कोर वाला हिस्सा, ठीक है। ये है हमारा कोर। अब कोर में क्या होता है आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन हीलियम में यहाँ पे कन्वर्ट होती है तो एनर्जी यहाँ पे निकलती है। तो इस हिस्से से दोस्त यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी दोस्त यहाँ पे निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलने लगते हैं, ये तो कोर हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये कोर हो गया। जब एनर्जी यहाँ से निकलना शुरू होती है तो ये कहलाता है आपका रेडियो एक्टिव जोन। कौन सा दोस्त यहाँ पे कहलाता है, रेडियो एक्टिव जोन। तो रेडियो एक्टिव जोन मतलब कि जब कोर से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो जो जोन आता है कोर के बाद वो कहलाता है रेडियो एक्टिव जोन। इसी रेडियो एक्टिव जोन की जो सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है टेक्नोलाइन। क्या कहा जाता है, टेक्नोलाइन। तो रेडियो एक्टिव जोन की जो सबसे बाहरी परत है वो कहलाती है आपकी क्या, यहाँ पे टेक्नोलाइन। हालांकि कनेक्टिव जोन और ट्रांजिशन जोन हमें इतना ज्यादा दोस्तों यहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ना है। अब आप इस चीज को जहाँ पे समझिए कि टेक्नोलाइन जोन के बाद जो नेक्स्ट हमारा जोन शुरू होता है वो होता है फोटोस्फीयर। कौन सा दोस्त यहाँ पे शुरू होता है, फोटोस्फीयर। तो टेक्नोलाइन जोन के बाद जो नेक्स्ट आया हमारा, ठीक है, बाहर वाला हिस्सा, ये कहलाता है फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटोस्फीयर मतलब कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रकाश मंडल, हिंदी में कहा जाता है प्रकाश मंडल। इसी फोटोस्फीयर से, ठीक है, 10,000 किलोमीटर दूर वाला हिस्सा, ये जो फोटोस्फीयर आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, इस फोटोस्फीयर से जो लगभग 10,000 किलोमीटर दूर का हिस्सा होता है
वो कहलाता है दोस्त हमारा क्रोमोस्फियर। फोटोस्फीयर वो हिस्सा होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश मंडल जो कहलाता है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, वो कहलाता है फोटोस्फीयर। इस फोटोस्फीयर के 10,000 किलोमीटर आगे का हिस्सा आपका कहलाता है क्या? क्रोमोस्फीयर। और इसी की दोस्त जो सबसे पहली परत आपको देखने मिलेगी वो आपको कौन सी मिलेगी दोस्त? यहाँ पे कोरोना मिलेगी। कौन सी मिलेगी दोस्त? यहाँ पे कोरोना मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। कोरोना के यहाँ पे क्या होती है, फोटोस्फीयर क्या होती है? फोटोस्फीयर मतलब कि प्रकाश मंडल जो हमें दोस्त सूर्य की बाहरी परत जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। और इसी फोटोस्फीयर से लगभग 10,000 किलोमीटर का जो दूर का हिस्सा है वो दोस्त क्या कहलाता है? क्रोमोस्फीयर। और इसी क्रोमोस्फीयर की जो सबसे बाहरी परत होती है, बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा, वो कहलाता है हमारा कोरोना। तो ये तीन चीजें दोस्त यहाँ पे आपको क्लियर हो चुके होंगे। बेसिकली एमपीपीएससी में फैक्ट किस तरह से आते हैं? इस तरह से फैक्ट आते हैं कि जैसे एक सूर्य के कोर का तापमान कितना होता है, तो दोस्त यहाँ पे सूर्य के कोर का तापमान आप याद रख सकते हो। ठीक है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सूर्य के बाहरी तापमान कितना दोस्त यहाँ पे होता है? ठीक है, तो उसका 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो अर्थ का भी हमारा जो कोर हिस्सा है उसका तापमान भी इतना ही होता है जितना कि सूर्य की बाहरी सतह है फोटोस्फीयर का दोस्त यहाँ पे तापमान होता है। कोर के तापमान की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कोर का तापमान। अब सूर्य हो गया। अब सूर्य में दोस्त सोलर फ्लेक्स क्या होते हैं, सन स्पॉट्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लो। ठीक है, अब ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा एक ही जैसी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहेगी, कहीं दोस्त ज़्यादा भी हो जाएगी और कभी दोस्त यहाँ पे कम भी हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि किसी किसी जगह पे 6000 डिग्री से कम तापमान हो जाता है किसी जगह पे, तो वो दोस्त इस तरह से काले धब्बे के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं। तो जिनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? सन स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है। सन स्पॉट बेसिकली क्या होते हैं? सूर्य की सतह या फोटोस्फीयर के वह काले धब्बे होते हैं जो इनका तापमान 6000 डिग्री से थोड़े समय के लिए कम हो जाता है। फिर दोस्त हाइड्रोजन की घटना होगी, हीलियम में कन्वर्ट होने वाली, दोस्त वो घटना आराम से बढ़ जाएगी। ठीक है, वो बढ़ जाएंगे चीज। तो सन स्पॉट्स क्लियर हो गया। अब सोलर फ्लिक्स क्या होते हैं? सोलर फ्लिक्स के बारे में भी समझ लीजिए। अब ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, कभी ऊर्जा बहुत ज्यादा भी उत्पन्न हो जाती है और कभी ऊर्जा बहुत यहाँ पे कम भी उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा ऐसी तो है नहीं कि हमेशा इक्वल ही होती रहेगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सूर्य की जो हमारा वस्कुलर जोन है, ठीक है, वहां से बहुत स्पीड में दोस्त यहाँ पे तरंगे बाहर निकलती हैं। ठीक है, बहुत स्पीड में फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर को तोड़ती हुई दोस्त वो पूरे के पूरे दोस्त यहाँ पे ब्रह्मांड में यहाँ पे वो सारी की सारी तरंगे फैल जाती हैं। तो जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है ना, ये देखिए एक ये तरंग निकली। ठीक है, तो ये वस्कुलर जोन को भी तोड़ते हुए फोटोस्फीयर को भी तोड़ते हुए पूरे के पूरे दोस्त यहाँ पे ब्रह्मांड में ये फैल जाती हैं। अब हमारी पृथ्वी में क्या है? गुरुत्व आकर्षण है। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण मतलब कि अपनी ओर बाहरी चीजों को खींचती है। ठीक है, जैसे कि मीटरोइड्स को खींचती थी। तो जब ये क्या होता है कि ये सोलर फ्लिक्स की घटना होती है, तो जब ये तरंगे हर फोटोस्फीयर को तोड़कर कोरोना क्रोमोस्फीयर को तोड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं, तो हमारी पृथ्वी इनको अपनी तरफ खींच लेती है। रेडियो एक्टिव जोन है जो हमारी पृथ्वी का, मैग्नेटिक जोन, वो इसको अंदर खींचता है। तो जब एक हमारे चुंबकीय जोन कहां पर है पृथ्वी का? या तो नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में है। ठीक है, अधिकतर सबसे ज्यादा तो वही है ना। तो जब ये सोलर फ्लिक्स को वो अपने तरफ खींचते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो नॉर्थ पोल में जो जिस तरह से हमें दिखाई देते, ये रियल इमेज है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, हरा बैगनी इस तरह से वो लिटरली दिखते हैं। ठीक है, तो अगर वो नॉर्थ पोल में दिख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में, तो इनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑरोरा बोरेलिस। और अगर वो साउथ पोल पे दिख रहे हैं, ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर दिख रहे हैं, तो उनको ऑरोरा ऑस्ट्रेलोसिस के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में 3 मार्क्स में 1-2 बार आपसे पूछा भी गया है, ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलोसिस क्या होता है। अब बात कर लेते हैं अपसौर और उपसौर क्या होता है ना, पेरिहेलाइन और एपिहेलाइन क्या होता है। अब हमें पता है हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट। अच्छा, पहले ये सूर्य क्लियर हो चुका है कि नहीं हुआ है ये बता दो, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताइए, क्लियर है ये सभी को? वस्कुलर जोन क्या है, प्रकाश मंडल। हाँ, सूर्य राहुल जी, लूसेंट तो ओबियसली जरूरी ही है क्योंकि उसमें फैक्ट हैं बहुत सारे। ठीक है, पर उन फैक्ट को आप तभी डाइजेस्ट कर पाएंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना। क्लियर है शानू आपको? ये क्या होता है, हनुमान चालीसा हम 50 बार पढ़ के याद तो कर लेंगे, पर अगर 50 बार की जगह अगर आपको वो 10 बार में याद करनी है तो आपको उन संस्कृत के शब्द को पढ़ना
होगा। ठीक है, जैसे हमारे लिए एक लाइन बहुत जल्दी याद रहती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि हमें इस लाइन का मतलब पता होता है तो ये हमें जल्दी याद होती है। तो अगर आपको किसी चीज़ के कंसेप्ट पता होते होंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे याद करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको उसके कंसेप्ट पता है। ठीक है, और मैं हमेशा जोर डालता हूँ आपकी क्लैरिफिकेशन पे। आपको रट्टू तोता मुझे नहीं बनाना है, रटने वाला नहीं बनाना है ना। अगर आप, क्योंकि रट के प्रीलिम्स तो निकाल लोगे, मेंस में क्या करोगे, इंटरव्यू में क्या करोगे, पूछ लिया उन्होंने आपसे ये चीज़, क्या बता दोगे, है ना। लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी में आप केवल मेरे वीडियोस देख लो, सूर्य प्रकाश जी, जितना जल्दी देख लोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं दोस्त, अपसौर और उपसौर क्या होता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दोस्त यहाँ पे चक्कर काट रही है, तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने का पृथ्वी का दोस्त यहाँ पे क्या होता है, जोन होता है। ठीक है, रोटेशन होता है, ठीक है, सॉरी रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन तो अपनी जगह पे घूमना होता है, रिवॉल्यूशन होता है। तो कभी दोस्त यहाँ पे देखोगे पृथ्वी सूर्य के पास में होती है, ठीक है, और कभी दोस्त यहाँ पे क्या होती है, पृथ्वी सूर्य से काफी दूर होती है। तो जब सूर्य से दोस्त पृथ्वी पास में होती है तो इसको हम पेरिहेलाइन बोलते हैं, और जब यहाँ पे पृथ्वी सूर्य से थोड़ी सी दूर होती है तो इसको दोस्त यहाँ पे हम एल्पेलाइन बोलते हैं। दूरी मतलब 152 मिलियन किलोमीटर, और दोस्त पास मतलब कि हमारा 147 मिलियन किलोमीटर। तो इसी को दोस्त पेरिहेलाइन और एल्पेलाइन कहा जाता है। पृथ्वी की जो स्थिति है, ठीक है, वो सूर्य से कभी दूर तो कभी पास। ठीक है, तो पास वाली स्थिति को दोस्त यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अपसौर, और दूर वाले को बोलते हैं उपसौर। ये इसकी थ्योरी यहाँ पे दी गई है। ओके, नेक्स्ट, अपसौर और उपसौर के बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्त हमारे प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो भैया प्लैनेट्स मतलब कि 8 ग्रह मैं आपको बता चुका हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, ठीक है, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे 8 के 8 ग्रह हैं। फटाफट दोस्त यहाँ पे हम ग्रह भी खत्म करते हैं, फिर कल से दोस्त हम सैटेलाइट्स पढ़ेंगे, मून पढ़ेंगे, मून के बाद थोड़ी सी चीज़ें और हैं, और फिर हम अर्थ के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि क्लास लंबी रहेंगी। मैंने पहले बताया था टॉपिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और टाइम बहुत कम है, तो इसमें रिवीजन भी होता रहेगा, हर एक चीज़ यहाँ पे आपकी कवर भी कर देंगे। तो सबसे पहले समझ लो ग्रह क्या होते हैं, उसकी परिभाषा यहाँ पे समझ लो। तो ग्रह से मतलब ये क्या होता है, ये प्रकाशहीन होते हैं, ठीक है, हमेशा ये किसी दूसरे प्रकाशी स्रोत के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, ये प्रकाश के लिए किसी दूसरे स्रोत के ऊपर निर्भर है। जैसे कि हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ग्रह से तात्पर्य उन खगोलीय पिंडों से है जिनका स्वयं का, ठीक है, प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, उत्पन्न नहीं कर सकते, उनको यहाँ पे हम ग्रह की संज्ञा देते हैं। सबसे पहले दोस्त इसमें हमारा ग्रह आता है बुध, या जिसको हम बोलते हैं मरकरी। ठीक है, सूर्य के सबसे पास या सबसे नजदीक दोस्त जो ग्रह है वो आपका दोस्त यहाँ पे कौन सा कहलाएगा, मरकरी कहलाएगा। सबसे छोटा ग्रह दोस्त यहाँ पे कहा जा सकता है दोस्त इसका, है ना, जो वो है मरकरी। इसका द्रव्यमान की अगर मैं आपको बात करूं तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8वां हिस्सा आपको मिलेगा। ठीक है, कितना है, 1/8वां हिस्सा। ठीक है, इसको वो दोस्त हम यहाँ पे प्राय साय का तारा के रूप से भी दोस्त यहाँ पे जानते हैं। क्यों दोस्त यहाँ पे सांझ का तारा, क्योंकि ये दिन में 3 बार दोस्त यहाँ पे हमें दिखाई दे जाता है। अब दिन में 3 बार क्यों दिखाई देता है, क्योंकि भैया लगभग 88 दिन में तो ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। जब हमारी पृथ्वी को 365 दिन यहाँ पे लगते हैं, इसको केवल 88 दिन लगते हैं, तो क्यों नहीं दिखेगा दोस्त यहाँ पे दिन में 3 बार दिख जाएगा, क्योंकि इसका घूमना ही दोस्त इतनी, दिन में 3 बार कह रहा हूँ, वर्ष में 3 बार, ठीक है, दिन में 3 बार नहीं, वर्ष में 3 बार है। ओके, स्लिप ऑफ टंग है वो हमारी। तो ये कहलाता है दोस्त हमारा, क्योंकि 88 दिन के आसपास ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, इसीलिए वर्ष में हमारे लिए 3 बार यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था हमारा बुध। बुध के बाद जो नेक्स्ट दूसरा हमारा ग्रह आता है वो आता है दोस्त शुक्र। शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है दोस्त, शुक्र को यहाँ पे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुक्र में क्या है दोस्त, 97% दोस्त इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, वो दोस्त इसमें 97% के आसपास इसमें गैस होती है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त बता दूं कि शुक्र ग्रह को भोर या संध्या का तारा भी दोस्त यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, भोर या संध्या का तारा, सबसे चमकीला ग्रह दोस्त यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो शुक्र ग्रह आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे चमकीला जो ग्रह है वो यहाँ पे शुक्र ग्रह है। अब देखिए शुक्र ग्रह के बारे में आपको बताऊं, जैसे हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरह दोस्त यहाँ पे घूमती है ना, ये दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में दोस्त यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। कैसा दोस्त, यहाँ पे अपोजिट क्लॉकवाइज दोस्त यहाँ पे ये घूमता हुआ आपको दिखेगा।
ठीक है, जैसे कि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है, ये पूर्व से पश्चिम दोस्त यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज रोटेशन में आपको घूमता हुआ देखने वाला है, वो है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, फिर आती है दोस्त हमारी अर्थ। ये जनरल फैक्ट है कि आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है, ग्रहों के बारे में। क्लियर हुआ? ये जनरल फैक्ट है, तो आप लोग अगर पढ़ सकते हो तो हम इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, सिंपल सिंपल से फैक्ट ही है। हाँ, सांझ का तारा शुक्र को बोलते हैं ना राम जी, सांझ का तारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चमकीला होता है काफी। ओके, फिर भी एक बार हम चलो गो थ्रू हो जाते हैं, क्योंकि सेशंस ऐसे बीच में रिव्यू करना सही नहीं लगता है। अब आता है दोस्त हमारा अर्थ। ठीक है, एकमात्र हमारा ऐसा पृथ्वी का ग्रह है जिसमें दोस्त यहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें दोस्त यहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी के बारे में कल तो मैं आपको काफी डिटेल से बताने ही वाला हूँ, क्योंकि पृथ्वी को कर हम और डिटेल से अंदर अंदर पढ़ना है, क्रस्ट पढ़ना है, मेंटल पढ़ना है, कोर पढ़ना है, इसका एटमॉस्फेयर पढ़ना है, किस तरह से एरा एपोक्स क्या होते हैं, तो इसमें मैं आपको पृथ्वी को काफी डिटेल से दोस्त आपको बता दूंगा। ठीक है, पृथ्वी के बाद जो हमारा दूसरा आपको ग्रह मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है, पृथ्वी के बाद जो आता है हमारा मार्स। अब देख लीजिए, पहले एक चीज, तो पृथ्वी जो गति करती है वो दो प्रकार से गति करती है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, दो प्रकार की इसकी गति होती है, एक होता है रोटेशन और एक होता है दोस्त यहाँ पे रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन या परिक्रमण। घूर्णन का मतलब क्या होता है? रोटेशन, अपनी जगह पे पृथ्वी का घूमना। तो ये देखिए, सूर्य के कुछ इस तरह से चारों ओर ये चक्कर काट रही है। ठीक है, चारों ओर चक्कर काटने से एक तरह क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अपनी जगह पे भी घूम रही है और अपनी जगह पे घूमने के साथ साथ ये क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ भी यहाँ पे घूम रही है। दोनों चीजें दोस्त यहाँ पे ये साथ में कर रही है, अपनी जगह पे भी घूम रही है और इस घूमने के साथ साथ ये सूर्य के चारों तरफ पे भी घूम रही है। तो ये कहलाता है पृथ्वी का दो तरह का घूर्णन। ठीक है, एक अपनी जगह पे घूमना मतलब कि घूर्णन, और सूर्य के चारों तरफ घूमना मतलब कि वो होता है परिक्रमण। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी के बारे में। तो ये चीज पृथ्वी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसी के कारण दिन और रात होते हैं, इसी के कारण जो हमारी ऋतु में परिवर्तन होते हैं, ग्रीष्म ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है, ठीक है, वर्षा ऋतु होती है, वो केवल इन्हीं दोनों चीजों के कारण होती है। फिर बात करें दोस्त मंगल। मंगल ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट ग्रह को पढ़ना इसीलिए आपको जरूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है कि नासा ने, ठीक है, मंगल पर अपना एक रोवर भी भेजा हुआ है और इस रोवर ने बहुत प्यारी प्यारी अपनी फोटोज भेजी हुई है मंगल ग्रह की। ठीक है, जिस मंगल ग्रह पे ये चला, ठीक है, तो अपना इसने पाथ को भेजा। ठीक है, वो चलते हुए 1000 किलो वजनी रोवर है, तो उसे 28 कैमरे इसमें लगे हुए हैं। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि इसमें OnePlus के कैमरे लगा दिए गए हैं, है ना। जैसे ये बात लीक होती है तो OnePlus मोबाइल भी, है ना, बहुत बड़ी तादाद में बिकना शुरू हो जाता है। क्या ह्यूमर से, हमें क्या पता OnePlus लगा है या कोई भी लगा है। फिर उसने फोटोज भेजी हैं, हमने उन फोटोज को यहाँ पे देखा हुआ है। मंगल ग्रह, जिसको दोस्त यहाँ पे लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं, इसके दो यहाँ पे आपको उपग्रह मिलेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा, उस तरह से फोबोस और जो डीमोस है, दो ग्रह आपको किसके मिलेंगे? मंगल को देखने के लिए मिलेंगे। ये लाल क्यों है, इस चीज को भी आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, इसमें क्योंकि जो आयरन की मात्रा है ना, वो सबसे ज्यादा दोस्त यहाँ पे आपको मिलेगी। तो लौ ऑक्साइड्स के उपस्थिति के कारण ये जो ग्रह है ये आपको लाल देखने मिलेगा। मंगल में एक 90s में बहुत पहले दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन पूछा करते थे कि जो निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है, ठीक है, वो हमारे जैसा एवरेस्ट है। एवरेस्ट की हाइट हमारे यहाँ कितनी है? 8852 या 54 मीटर के आसपास है। एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा, मतलब 25,000 मीटर के आसपास इसकी जो हाइट है। तो ये जो पर्वत है ये निक्स ओलंपिया कहाँ पर है? तो वो आपको मिलेगा मंगल ग्रह पे। तो ये क्वेश्चन दोस्त कई बार आपसे पूछा गया है इस मंगल ग्रह के बारे में। तो ये देखिए दोस्त, इस तरह से ये लाल कलर का आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये है हमारा मंगल ग्रह, लाल कलर का दोस्त यहाँ पे रोटेट होता है। मंगल ग्रह के बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्रह आता है वो आता है बृहस्पति। भैया आने वाले टाइम पे ये भी बताते हैं कि एक तारा बन जाएगा, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है, बाकी डेंसिटी है, हर एक चीज दोस्त यहाँ पे सूर्य से मिलती जुलती आपको मिलेगी बृहस्पति की। ठीक है, आपको बता दूं तो इसका द्रव्यमान दोस्त आपको मिलेगा, ठीक है, अन्य ग्रहों के द्रव्यमान से 2.5 गुना द्रव्यमान तक ज्यादा है। इतना ज्यादा दोस्त यहाँ पे द्रव्यमान लेके चल रहा है। अब पता नहीं आगे जाके ये तारा यहाँ पे क्यों नहीं बना, ठीक है, पर जरूर बन जाएगा। तो ये हो गया बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का सबसे भारी, सबसे हैवी, ठीक है, और एक समय सबसे ज्यादा उपग्रह वाला दोस्त यहाँ पे जो ग्रह हुआ करता था। रिसेंटली एक नई खोज हुई है, उसमें दोस्त यहाँ पे शनि ग्रह के लगभग 27-28 और उपग्रह खोज लिए गए। तो एक समय इसके सबसे ज्यादा उपग्रह होते थे, लगभग 68 के आसपास हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका वो है गैनीमेड, ठीक है, जो कि पृथ्वी से भी कई गुना दोस्त आपको ज्यादा बड़ा मिलेगा।
ठीक है। पृथ्वी से भी ज़्यादा जो आपको बड़ा है वो आपको गैनीमेड मिलेगा। तो एक समय इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, अभी रिसेंटली यहाँ पे शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो चुके हैं, ठीक है। बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बता दिया। जुपिटर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इसका नाम दोस्त यहाँ पे जुपिटर यहाँ पे क्यों दिया गया था, जुपिटर एक भगवान हुआ करते थे, ठीक है। तो ये रोमन्स जितने भी रहे हैं ना, यूरोपियन रोमन, उन्होंने इनको नाम दिया, तो जुपिटर उन्होंने अपने भगवान के नाम पे, ठीक है, इनका नाम दिया हुआ है। जुपिटर के बाद नेक्स्ट आता है दोस्त हमारा सैटर्न, सबसे प्यारा सबसे सुंदर ग्रह जिसको कहा जाता है सैटर्न। इसके आजू बाजू आपको वलय मिलेंगे, छल्ले देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है दोस्त हमारा सैटर्न ग्रह, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा जो ग्रह हो चुके हैं वो सैटर्न के हो चुके हैं, यहाँ पे शायद अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो जुपिटर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारा सैटर्न, ठीक है। सैटर्न या फिर जिसको हम बोलते हैं शनि ग्रह। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है दोस्त यहाँ पे आपको फेमस मिलेंगे टाइटन। टाइटन घड़ी का भी नाम होता है, ठीक है। तो इसका प्रमुख उपग्रह जो है वो है यहाँ पे टाइटन। जिस तरह से फोबोस और डीमोस मैंने आपको बताया मंगल ग्रह के थे, ठीक है। जुपिटर का मैंने आपको गैनीमेड बताया, उसी तरह से दोस्त आपको यहाँ पे जो टाइटन मिलेगा वो दोस्त इसका मिलेगा, इसका शनि ग्रह का। इसके आजू बाजू आपको कुछ छल्ले देखने के लिए मिलेंगे, ये देखिए इस प्रकार से कुछ छल्ले यहाँ पे। क्लियर हो रहा है आप सभी को ये? अभी रिसेंटली हुआ है, इसकी खोज हुई है रेखा जी, ठीक है। तो इसमें बढ़ चुकी हैं, है ना, मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी उपग्रह यहाँ पे बढ़ गए, करीब 6-7 महीने पहले यहाँ पे हुई थी, तो है ना। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा सैटर्न हो गया, ठीक है। सैटर्न के बाद लास्ट आता है दोस्त हमारा अरुण, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे नीला ग्रह ही बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम यूरेनस भी बोलते सकते हैं। यूरेनस की दोस्त यहाँ पे खोज देख लीजिए, तो विलियम हर्शेल ने दोस्त यूनिवर्स की यहाँ पे खोज की थी, और यह तीसरा सबसे लंबा दोस्त यहाँ पे ग्रह। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा बृहस्पति, फिर हो गया दोस्त हमारा शनि, और तीसरे नंबर पे दोस्त यहाँ पे ये हमारा आ जाता है यूरेनस। इस ग्रह की सबसे खास बात यहाँ पे ये क्या है, ये लेटा हुआ ग्रह। जैसे आपने देखा पृथ्वी हल्की सी 23 डिग्री मुड़ी हुई है, इसके कारण 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो हल्का सा टेढ़ा होकर पृथ्वी घूमती है। ये बिल्कुल लेटा हुआ ग्रह, ऐसा दिखता है कि ये लेट के दोस्त यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे घूमता हुआ जा रहा है, इसीलिए दोस्त इसको लेटा ग्रह की भी दोस्त यहाँ पे संज्ञा दी जाती है। इनके उपग्रहों की बात करूं तो इसमें लगभग 27 इसके आपको उपग्रह देखने मिलेंगे, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा जो सबसे फेमस है वो आपका कौन सा हो जाएगा, टेनिशिया, ठीक है। ये इनका सबसे फेमस यहाँ पे उपग्रह आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी हैं, ओबेरॉन हो गया, ओबरल हो गया, एरियल हो गया, ये कुछ ऐसे इसके उपग्रह हैं। फिर इसके बाद यूरेनस के बाद जो नेक्स्ट और लास्ट आता है दोस्त हमारा, ठीक है, वो आता है नेपच्यून। तो नेपच्यून की खोज भी यहाँ पे की गई थी, जोहान गाले ने दोस्त इनकी खोज की थी, और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में एक बार पूछा भी जा चुका है कि किसने खोज की थी नेपच्यून की, ठीक है। इससे लेके आजू बाजू भी जैसे शनि ग्रह था ना, इसी तरह से दोस्त इसके ग्रह के भी आजू बाजू कुछ आपको वलय या छल्ले देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। किसके ग्रह के बाजू में, इस मीथेन के आजू। नेक्स्ट आता है दोस्त इसमें, तो देख लीजिए इसके साथ साथ मीथेन की उपस्थिति भी है इसमें। इस ग्रह में ट्रिटोनियम पृथ्वी से चंद्रमा से बड़ा है, ये जस्ट एक सिंपल सा फैक्ट है, आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज हमारा सौरमंडल। कल से दोस्त हम इसमें और डिटेल से कवर करना है। यूनिट 4 का जो टारगेट है वो है दोस्त लगभग 16 दिन, मैंने यहाँ लिखा था 16 दिन नहीं, ये कम से कम जाएगा 18 और हो सकता है 20 दिन भी चला जाए, या तो फिर मुझे एक आध दिन आपका इसका मैराथन सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत डिटेल से मुझे आपको इसमें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से 10 यूनिट तक है, मिस मत करना, इतनी ही लंबी यहाँ पे क्लासेस होंगी, तब जाके आप यूनिट 1 से लेकर 10 तक पूरा कवर कर पाओगे, ठीक है। तो 1 to 3 कवर है, 5 यूनिट की थोड़ी सी क्लासेस बची हैं। ये टाइम टेबल देख लो, अभी 10:30 बजे हमारी एक MCQs का सेशन है, उसके बाद फिर 3 बजे हमारी क्लास रहेगी, और फिर दोस्त रात में 10 बजे रहेगी। बहुत जल्द ये MCQs की क्लास बंद हो जाएगी दोस्त 20 तारीख तक, तो प्लीज़ अभी इस सेशंस को अटेंड कर लो, 8 क्लासेस और बची हुई हैं, ठीक है। तो यूनिट 5 हमारा उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10,000 MCQs भी करवा रहा हूँ, और आज जो 10:30 बजे की क्लास का टॉपिक है, तो आज है 12 तारीख, आज भी हमें अनुसूचित जाति और जनजाति वाला हिस्सा कवर करना है। उसके बाद 2 टॉपिक्स और बचे हैं, ये भी जल्द से जल्द आपके कवर हो जाएंगे। तो इन सेशंस को दोस्त जरूर ज्वाइन करिएगा, हर एक इंपॉर्टेंट सेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट है FLT वाला जो रात में आपका सामान्य ज्ञान का चल रहा है, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 1 घंटे की क्लास होती है, इसमें 100 क्वेश्चंस मैं आपके पूरे कंप्लीट करवा देता हूँ।
3 बजे क्लास है जो यूनिट 10 की, आप उसको एप्लीकेशन पर देख सकते हो। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड करो पहले नंबर, और सबसे पहले मेरा कोड लगा के उसको अनलॉक करो। जब आप अनलॉक कर लोगे तो दोस्त आपको सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। 1 साल या 2 साल का मेरा यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो यूज़ दिस कोड, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए भी। तो 1.5 घंटे बाद मुलाकात होती है हमारी FLT के सेशन में, ठीक है। चलिए, तो बाय।